एरिया में कुछ पर्टिकुलर फिगर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करते हैं तो क्या फिगर्स हैं, सबसे पहले हेडिंग डालिए पैरेललोग्राम, उसकी बात करेंगे। पैरेललोग्राम की बात करेंगे, क्या होता है इसको समझते हैं। तो पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है, दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम, राइट। पैरेललोग्राम में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये बेसिकली हाइट है। तो इसमें आपको दो एक ही चीज़ समझनी है मेन, इसका एरिया। तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट लिख लीजिए, एरिया आता रहता है पेपर में डायरेक्टली। तो बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है पैरेललोग्राम का। ओके, क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं, चले। अच्छा, इसमें तो डायगोनल भी होंगे। डायगोनल जानते हैं आप क्या होते हैं? इसको आप जोड़ देंगे तो ये एक डायगोनल होगा, इसको आप जोड़ देंगे तो ये एक डायगोनल होगा, राइट। देयर आर टू डायगोनल्स। ओके, अब बात को समझते हैं, चलो। ओके, अब अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, मैं ऐसे बना देता हूँ, ये थोड़ा ऐसा बन गया रेक्टेंगल टाइप। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है मान लीजिए, इसका डायगोनल होगा, राइट। अब डायगोनल के अपोजिट कौन कौन से वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको? एक ए दिख रहा है, एक सी। ए से परपेंडिकुलर आपने डाला इस पर ए एम, और सी से इस पे परपेंडिकुलर डाला सी एन। लिख लीजिए इन बातों को, है ना। ए एम एंड सी एन, ए एम एंड सी एन are two perpendiculars on diagonal DB, diagonal DB। तो दो परपेंडिकुलर आ गए डायगोनल DB पर, ठीक है। ओके, तो फिर आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। लिखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया होगा 1/2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर्स इनटू डायगोनल। कौन से डायगोनल की बात हो रही है बताइए? इसी की जिस पे परपेंडिकुलर डल रहा है। तो सम ऑफ परपेंडिकुलर अगर मैं इसकी h1 लेंथ मान लूँ, इसको h2 मान लूँ, तो h1 प्लस h2, और डायगोनल क्या है BD। तो ये इसका एरिया है, और एक कॉमनली पेपर में आता रहता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये कॉमनली आता रहता है। तो एरिया क्या आ गया, हाफ h1 प्लस h2 BD, राइट। कर सकते हैं। चलूँ आगे, तो आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ जाते हैं, चलें। ओके, इसके बाद हेडिंग डालिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हेडिंग डाल दीजिए। ओके, रेक्टेंगल क्या है? तो रेक्टेंगल आप सभी जानते हैं, रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है ना। इसमें ये L है, ये B है। तो सबसे पहले अगर ये L है तो ये भी L होगी, और ये B है तो ये भी B होगी। सबसे पहले इसका पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? किसी चीज़ के बाहर बाहर घूमना। तो 2 बार L चलेंगे और 2 बार ही B चलेंगे, तो पैरामीटर क्या आएगा बताइए? 2L + B, पक्का। अब आते हैं इसके एरिया पर। इसका एरिया क्या होता है? L × B, पक्का। इसका डायगोनल क्या होता है? डायगोनल √L² +
बी स्क्वायर। अच्छा, ये तीन चीज़ें मेन हो गई, पैरामीटर, एरिया और डायगोनल। क्लियर? ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। आइए तो आगे बढ़ते हैं। चलें, कैसे यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चल सकते हैं आगे? आओ तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ एक सिंपल क्वेश्चन कि वैसे तो तीन इसके टाइप हैं, आप ऐसे तीन आप कॉलम बना सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पे लिखिएगा वे इनसाइड, यहाँ पे लिखिएगा वे आउटसाइड, और यहाँ पे लिखिएगा क्रॉस सेक्शन। इन तीनों में से एक बात आ जाती है पेपर में। वे इनसाइड का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी ने प्लॉट खरीदा ऐसे इतना बड़ा, ये एल लंबाई है, बी लंबाई है, प्लॉट खरीद लिया। तो क्या करते हैं लोग, घर जो बनवाते हैं थोड़ी जगह छोड़ के बनवाते हैं। समझ आया? जगह छोड़ देते हैं चारों तरफ। मान लो ये डब्लू वृत्त की जगह छोड़ दी, तो ये पूरा रास्ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वे इनसाइड। तो ये जो वे इनसाइड है इसका एरिया निकाला जा सकता है। इसका एरिया क्या होता है, लिख लीजिए, L प्लस बी माइनस 2W और बाहर 2W, ये इसका डायरेक्ट एरिया होता है ना। ये वे इनसाइड का एरिया है, L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W, वे इनसाइड। ओके, अब बात करते हैं वे आउटसाइड क्या हो सकता है। मान लीजिए आपका ये प्लॉट था और आपके प्लॉट के बराबर में कोई भी जगह नहीं थी, किसी और ने मतलब कुछ बना नहीं रखा। तो क्या करते हैं कुछ लोग, आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग दूसरे के प्लॉट में अपनी क्यारी बना लेते हैं। नोटिस किया है कभी? तो दूसरे के प्लॉट में अपनी क्यारी बना ली इन्होंने। ये L है और ये B है, ये L है और ये B है, और इसको बोलते हैं वे आउटसाइड। इसको बोलते हैं वे आउटसाइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। इसमें और पीछे वाले में क्या डिफरेंस था? हाँ, इसमें प्लस है अगर आउटसाइड है, इनसाइड है तो माइनस होता है। ठीक है ना? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपने ऐसा भी देखा होगा, मान लीजिए ये कोई है, आपने ऐसे रास्ते भी देखे होंगे पार्क में। देखें, ये L है, ये B है, इसको क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। इसका एरिया क्या होता है मैं लिख देता हूँ, लिखिएगा। इसका एरिया होता है L प्लस बी माइनस W इंटू W। इसमें 2 नहीं आता, इसमें 2 नहीं आएगा, राइट? तो ये मुद्दा है। तो वे इनसाइड, वे आउटसाइड और क्रॉस सेक्शन, ये तीनों आपको क्लियर है। चला जाए आगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब रेक्टेंगल में और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात हम करें, जैसे मैं कहूँ आपसे कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ को आपने 10% इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को आपने 20% इंक्रीज कर दिया, तो आपको बताना है उससे उसके इफ़ेक्ट जो है वो एरिया पे क्या पड़ेगा। ये क्वेश्चन रहता है, राइट? लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को 20, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है जो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। मुझे बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अब L को तुम 10% बढ़ा रहे हो और ब्रेथ को कितना बढ़ा रहे हो?
तो यहाँ पर या तो नेट इफेक्ट का यूज़ कर लो या लेफ्ट एंड राइट यूज़ कर लो, जो मन करे। तो मैं अगर नेट इफेक्ट का यूज़ करता हूँ, क्या आपको आता है नेट इफेक्ट क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस के एक्स वाई बाई 100। तो प्लस का 10 प्लस का 20, 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो 30 आ गया और ये 2। तो क्या आंसर आ गया बताइए? तो जो एरिया में फ़र्क पड़ेगा वो कितने परसेंट का पड़ेगा? 32% का। बेसिक क्वेश्चन है, आता रहता है, कोई दिक्कत वाला विषय है नहीं, ठीक है ना। चलूँ आगे, आओ एक और लिख लेते हैं। मान लो लेंथ में 16 2/3% का इंक्रीमेंट हो जाए और ब्रेथ में 20% का इंक्रीज हो जाए, तो आपको बताना है फाइनल इफेक्ट ऑन एरिया। 16 2/3 का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? तो आप पहले केस में एल को 6 से कहाँ ले जाएंगे और ब्रेथ को 5 से कहाँ ले जाएंगे? मुझे लगता है 6 से 6 कैंसिल हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट। इधर 5 रह गया और इधर क्या रह गया? तो 5 से चीज़ कहाँ पहुँच गई? कितनी बढ़ गई? कहाँ से बढ़कर आई है? इंटू 100। तो ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। डन है बात? ओके, समझ में आ गई? अब जरा समझते हैं, एक और बात है इसमें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। मान लो कि लेंथ को 50% इंक्रीज कर दिया, देन हाउ मच breadth should be decreased such that no effect on area। भाई आपने लेंथ को 50% बढ़ा दिया, तो ब्रेथ को कितना कम करना होगा कि एरिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़े? आप ही बताइए। मान लो ये कमरा है, इसका जो भी एरिया है अभी फ़िलहाल, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाता हूँ और मैंने आपको बोल दिया कि भैया इसकी एरिया वही रखना है, तो आपको इसकी ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, है कि नहीं? किसी बाप के 2 भाई हैं, 2 बेटे हैं सॉरी, तो एक ज़मीन उसकी ऐसी है कि एक तो रोड के किनारे है, तो वो क्या करेगा? जो वो भाई है जो जिसकी नौकरी या नहीं हो पाया हो, तो उसको दुकान वाली ज़मीन दे देगा, और जिसकी नौकरी है वो पीछे का घर ले लेगा। तो घर तो जगह दोनों के लिए समान होगी, लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, एक की चौड़ाई कम होगी, ये मुद्दा है। तो सिंपल बात है, लेंथ को 50% इंक्रीज़ किया गया है। मुझे बताइए 50% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 2 से चीज़ कहाँ पहुँच गई होगी? लेंथ। तो वापस आपको 3 से 2 पर आना है। क्या डिफरेंस है 1 का? कहाँ से आ रहे हो? तो 1/3 इंटू 100, इसका मतलब क्या होता है? 33 1/3%। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 33 1/3%। ठीक है, बात क्लियर हुई? ओके, ये ब्रेथ का ही आंसर आएगा कि ब्रेथ को इतने % क्या करना चाहिए? डिक्रीज, क्योंकि आप ये लेंथ को क्या कर रहे थे? इंक्रीज। ठीक है, बात समझ आई? ओके, हेडिंग डाल दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है ये ए हो गई साइड्स। ओके, स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर का पैरामीटर ये होता है 4a। इसके बाद स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल a√2,
स्क्वायर में 2 डायगनल्स होंगे, दोनों बराबर होंगे, ऊपर कट करेंगे। इसके बाद आता है कि स्क्वायर का एक और एरिया होता है, वो होता है 1/2 डायगनल का स्क्वायर, राइट। ये भी स्क्वायर का ही एरिया होता है। ये स्क्वायर की बातें सारी जो आपके सामने लिखी हुई हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यही परसेंटेज वाला एग्जाम्पल अगर इसमें आता है कि अगर मैं स्क्वायर की साइड को 20% इंक्रीज कर दूं, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और पैरामीटर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। एरिया और पैरामीटर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले अगर मैं पैरामीटर की ये बताइए एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है, 4a, यही तो होता है। तो पैरामीटर की अगर जब भी परसेंटेज में कोई चीज़ बढ़ रही है घट रही होती है तो 4 से कोई लेना देना नहीं है। तो p की वैल्यू क्या है एक्चुअली, a। तो अगर a 20% बढ़ रहा है तो डेफिनेटली पैरामीटर भी कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। एरिया है a², मतलब ये कितनी बार आएगा, 2 बार। तो ये 20% कितनी बार इंक्रीमेंट होगा। तो या तो आप ये नेट इफेक्ट लगा लीजिए लेफ्ट एंड राइट। नेट इफेक्ट लगाते हैं तो प्लस का 20 20 इंटू 20/100, तो 40 और 44 आ जाएगा। तो आंसर आएगा एरिया का 44%। इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है, किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चले। ओके, बाकी इसमें सर्किल बनना और ये सब बातें आती हैं तो वो सब हम बाद में देखेंगे। हेडिंग डालिए सर्किल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं नोटिस कर रहा था CGL 2025 में सर्किल भरमान मात्रा में आया है, भरमार एरिया में। किसी पेपर में आपके लिए कंपाइलेशन मैंने बना दिया ऑलमोस्ट। आपको अभी तो 2-4 दिन वैसे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तीसरे चौथे दिन PYQ कराऊंगा। तो मैं नोटिस कर रहा था कि उसमें किसी पेपर में तो सर्किल के क्वेश्चन आ गए 5 के 5, और कुछ आया ही नहीं। 5 क्वेश्चन सर्किल, ठीक है। तो आओ बात को समझते हैं, मतलब वॉल्यूम भी नहीं आया, ऐसे हो गया। सर्किल की बात करते हैं तो ये है आपका सर्किल, राइट। सर्किल आप सभी जानते हैं कि सर्किल में एक डायमीटर होगा, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, और ये आपका AOB डायमीटर होगा। R क्या होती है इसमें बताइए, रेडियस। और D क्या होता है, D होता है डायमीटर। डायमीटर रेडियस का क्या होता है, हमेशा डबल, सभी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका पैरामीटर क्या होता है, 2πr। पैरामीटर क्या होता है, B से मैं भागना शुरू करूं और वापस कहाँ पे आ जाऊं, B पर। इसके एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया होता है πr²। क्लियर, 2 ही बातें हैं। एक बात इसमें नोट डाउन कर लीजिए, डिस्टेंस covered by a wheel in 1 round is पैरामीटर, या सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं इसको। एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन 1 राउंड इज पैरामीटर ऑफ सर्किल, ये सरकमफ्रेंस। इसमें पैरामीटर ना बोलकर सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सर्किल में सरकमफ्रेंस बोला जाता है पैरामीटर को, परिधि हिंदी में बात करें तो। ओके, तो अब बात को समझते हैं। तो पहिया क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप सभी जानते हैं जितने भी पहिए होते हैं उनका काम क्या है, वे ज़मीन पे यहाँ पे लगे रहते हैं
और चलते हैं तो डिस्टेंस कवर करते हैं। पहिए से ही तो आप सारी बाइक, सारे जो भी चीज़ें चल पा रही हैं, है कि नहीं? तो बात को समझते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। आइए सर्किल की अगर हम बात करते हैं तो सर्किल आपका हुआ, इसके बाद हेडिंग डालिए सेमी सर्किल। सेमी सर्किल सेमी सर्किल क्या होता है? आधा सर्किल। आपने डी देखा है, चांदा डी जो होता है वो सेमी सर्किल होता है। क्या होता है सेमी सर्किल? सर्किल का आधा। दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्किल। पूरा क्या होता? पूरा ऐसे होता है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मैं बात इसकी कर रहा हूं। तो इसका सबसे पहले इसका एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया क्या होगा? दिस इज एरिया, है ना? अब बात करते हैं पैरामीटर की। अब अगर हम बात करते हैं पैरामीटर की तो मैं आपको डायरेक्टली लिखवा देता हूं इसका पैरामीटर 36R/7 लिख लीजिए। 36R/7। अभी जब मैं क्वार्टर सर्किल बताऊंगा तो ये समझ में आने लग जाएगा 36R/7 क्यों है। ये ड्राइव करके ही आता है, मतलब कैलकुलेट करके ही आता है, लेकिन आपको याद रखना है 36R/7। सेमी सर्किल का पैरामीटर क्या होता है? और ये काफ़ी कॉमन है पेपर के लिए, है ना? 36R/7। बस यही बातें हैं दो इसमें। सेमी के बाद लिखिएगा क्वार्टर सर्किल। क्वार्टर सर्किल का मतलब हो गया सर्किल के 4 हिस्से। तो किसी एक हिस्से की बात करेंगे इसकी, राइट? ओके। तो इसका एरिया तो आप जानते हैं, पूरे का क्या हो जाएगा बताओ? /4। अब बात करते हैं इसके पैरामीटर की। तो इसका पैरामीटर होता है 25R/7। तो याद कैसे रखा जाए? सेमी में 36 आता है 6 का स्क्वायर, और क्वार्टर में क्या आता है? 25 5 का स्क्वायर। तो ये होते हैं इनके पैरामीटर्स, राइट? ओके। तो सेमी पता लग गया आपको, क्वार्टर पता लग गया। चलूँ आगे? आओ। इसके बाद हेडिंग डालो, सर्किल में ही बात चल रही है, रिंग। रिंग के बड़े क्वेश्चन है, मैं नोटिस कर रहा था। रिंग क्या होती है? रिंग को आपको सेंट्रिक सर्कल्स भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, और इसके अंदर एक और सर्कल है ना? दोनों के सेंटर एक ही हैं। सेंटर एक है तो एक रेडियस ये होगी, एक रेडियस ये आउटर होगी। क्यों? रिंग मतलब ये वाली जगह, ओके। बीच में कुछ नहीं है इसमें। इसमें आर क्या है? इनर रेडियस। और R2 क्या है? आउटर रेडियस। तो सबसे पहले इसका एरिया, एरिया होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पक्का? अब आती है बात इसके पैरामीटर की। तो इसमें दो पैरामीटर होते हैं क्योंकि दो सर्किल हैं। तो अगर मैं अंदर वाले को R1 लेता हूँ तो ये आएगा 2πR1, और बाहर वाले की अगर R2 लेता हूँ तो ये क्या आएगा? 2πR2। दोनों में प्लस लगेगा। पैरामीटर मतलब जुड़ती है लेंथ। आपको अगर अंदर भी दौड़ना पड़े बाहर भी दौड़ना पड़े तो आप, है ना, तो इसमें आप 2π कॉमन ले सकते हैं। R1 प्लस R2, ये आपका पैरामीटर हो गया। तो रिंग की बात समझ में आई? ओके। कैसे क्वेश्चन होगा वो सब समझ में आएगा अभी आपको, ज़्यादा दिक्कत का विषय है नहीं, बस आपको ये फॉर्मूले पढ़कर आने हैं। ओके। रिंग के बाद आप हेडिंग डालिए सेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्टर क्या होता है?
मान लीजिए ये सर्किल है, ये सेंटर है, इसमें से आपने इतना हिस्सा काट दिया, ये थीटा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, राइट। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। अच्छा, ये क्या होती है, ये होती है एल, और इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। एल को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई। थीटा क्या है यहाँ पे, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। आर तो आप सभी जानते हैं क्या है, रेडियस। सब कुछ आपको अभी तक क्लियर है, ओके। तो चलिए अब बात उसकी समझते हैं। सबसे पहले इसका एरिया क्या होता है, ये बताइए। सर्किल का एरिया क्या होता है, और उसमें बस मल्टीप्लाई करनी है थीटा अपॉन किसकी, 360। तो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर, ओके। ये बताइए, अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालना है तो पहले एल निकलेगी। क्या निकलेगी, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताइए। पैरामीटर क्या होता है सर्किल का, 2πr, और उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एल की वैल्यू निकली है। एल मतलब, क्योंकि एल किसका पार्ट है, सरकमफ्रेंस का, तो एल का फॉर्मूला ये होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके फुल पैरामीटर की, तो अगर इसके फुल पैरामीटर ऑफ सेक्टर की बात करूं तो वो होगा एल प्लस 2r। एल की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है, ओके। तीन बातें तो ये हैं, चौथी बातें क्या है, इसका एक और एरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ एल इंटू आर। काफ़ी कॉमनली यूज़ होगा, हाफ एल इंटू आर, ओके। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर। एल भी पता है आपको, आर भी पता है, ओके। एक और फॉर्मूला है इसका, एक फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन है एल आर थीटा में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर आप जानते हैं, थीटा भी आप जानते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि सेक्टर पे काम करती हैं। कैसे काम करेंगे वो क्वेश्चन आपको बता देगा। उसमें थीटा है, इसमें थीटा नहीं है। मतलब थीटा नहीं हो तो आपको एल दे रखा है, आर दे रखा है, तो आपको थीटा की ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिफरेंस है, ओके। तो ये वाली बात हुई। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। सेक्टर के बाद आप हेडिंग डालिए सेगमेंट। मान लीजिए ये सर्किल है, ओके, और आपने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, दिस इज सेगमेंट, ओके। सेंटर अगर आपका यहाँ पर है, आपने इसको यहाँ पे मिला दिया, आपने इसको यहाँ पे मिला दिया, दिस इज आर, दिस इज आर, ऐसे, ओके। ये एंगल वही थीटा है। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस होगा। ट्राइंगल कहाँ है, दिख रहा है आपको ट्राइंगल, ओके। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, इस वाले का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360,
और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा। किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, अगर बीच का एंगल दे रखा है, बीच का एंगल दे रखा है और ये साइड दे रखी है मान लो एक्स एंड वाई, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ एक्स वाई साइन थीटा। अब थीटा जो भी दे रखा है उस हिसाब से, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे यूज़ होगा वो सब क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो बेकार है। आर आर मतलब आर इंटू आर, दोनों साइड्स की मल्टीप्लिकेशन, हाफ आर इंटू आर साइन थीटा, राइट। ओके, चलूँ आगे, तो ये वाली बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़िए। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 16:9 का, और पैरामीटर कितना दे रखा है बताओ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका एरिया बताएं। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर लेंथ ब्रेथ दे रखी है तो पैरामीटर होता क्या है, यही होता है। एल की वैल्यू क्या है 16, बी की वैल्यू क्या है 9, ये 25 होते हैं, 25 से 75 कट जाएगा और 2 से 30 भी कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। बस तो 16 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। 15 इंटू 16 कितने होते हैं, पक्का। और 15 इंटू 9, आपको अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, आपका एरिया आ जाएगा। क्या आंसर आया, ये आ रहा है क्या, यही आएगा, ये आ रहा है 324 आ रहा है, 32,400, अच्छा मतलब 324, राइट। हाँ, वही मैं कह रहा था, या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, चलें, ओके आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अब इस बात में, इस क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग वगैरह। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जो पेपर में आता रहता है। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड, हमेशा फील्ड को लेवल कराना, उस पर कुछ घास लगवाना, उसकी जुताई करवाना, उसमें कल्टीवेशन करवाना, इन सब का पेंट कराना, इन सब का लेना देना किससे है, एरिया से। इसने बोला कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके 1 स्क्वायर मीटर में कितने पैसे लगते हैं, 50 पैसा, सॉरी, कितने पैसे लगते हैं 50 पैसा। आपके कितने रुपए खर्च हो गए, मतलब 50 पैसा में 1 मीटर स्क्वायर खेत लेवल होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 100 रुपीज़ में कितना होगा। क्या मैं 100 रुपीज़ में अगर 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी पैसे हो जाएंगे। तो अगर 50 पैसे में 1 मीटर स्क्वायर होता है तो इसमें कैसे पता लगेगा, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50। तो क्या 200 मीटर स्क्वायर वैल्यू आएगी। अब ये 200 जो आई है, क्या हो गया, अच्छा 200 आ गई क्या, अच्छा 110 था क्या, अब मैंने 100 लिख लिया ना, मुद्दा ही हो गई। तो ये 220 आ गई।
आ गई? अब बात को समझते हैं। क्या रेशो चल रहा है बताइए लेंथ और ब्रेथ का? अगर मैं यहाँ पे x ले लूँ और यहाँ पे भी x ले लूँ तो आपके हिसाब से इनका एरिया क्या आएगा? देखिए एरिया में आपको यहाँ पे x लेना ही पड़ेगा, और ये किसके बराबर है? 220 के। 11 से कट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू क्या है? 2। तो 22 तो इसकी लेंथ 22 तो लेंथ आ गई और 10 ब्रेथ आ गई। पूछ क्या रहा है? लेंथ। तो 22 मीटर आपका राइट आंसर आ गया। तो 22 मीटर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? हाँ जी। तो जब भी ये बात आती है 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर, लेवलिंग कराना, कल्टीवेशन कराना, घास लगाना, कारपेट लगवाना, पक्का करवाना, पेंट करवाना, इन सब का एरिया से ही लेना देना होता है ना? पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर फिट बहुत चलता है। आपके घरों में कोई काम हो रहा हो तो लोग फिट पे काम करते हैं, है ना? अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो टाइल्स होती हैं ये भी फिट्स में ही आती हैं। 2x2, 1x1, बाथरूम की 1x1 में आती हैं, और जो ज़मीन पे लगती है वो नेचुरली 2x2 की होती हैं। 2x2 का मतलब होता है 2 फुट लंबी 2 फुट चौड़ी स्क्वायर टाइल्स। आपके किसी के घर में अगर वाइट टाइल लग रही होगी तो वो 2x2 की होगी, है ना? चलें आगे, आओ। कैसी भी टाइल लग रही हो, मुद्दा वो नहीं है। ओके, इसे कैसे करेंगे बताइए? तो सेमी सर्कुलर शेप है विंडो की, डायमीटर है 63। अगर डायमीटर 63 है तो रेडियस कितनी होगी? और क्या होता है पैरामीटर इसका? 36r/7। 36/7 तो ऐसे ही चलता रहेगा। r की वैल्यू 63/2। 89 जा कितने आ गए? 162 सेंटीमीटर। कर सकते हैं? ओके। देखो, एक गियर है 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, और टर्निंग ए गियर 18 सेंटीमीटर इन डायम। गियर का मतलब ये होता है, जैसे आपने कभी इंजन खोला देखा है नहीं देखा, आई डोंट नो, ऐसे करके इंजन में ना इस तरीके से गरारियाँ होती हैं, और एक छोटे से बड़ी चीज़ घूम रही होती है। आपने साइकिल देखी है? साइकिल में जो अगले से पिछला चेन जुड़ी होती है, तो जब पेडल मारोगे तभी तो पिछला चलेगा। ओके, तो इसका जो डायमीटर है वो 12 है। इससे आपको 18 डायमीटर वाला पहिया चलवाना है, और जो छोटा है ये 42 रिवॉल्यूशन चलता है। तो आपको बताना है कि बड़ा वाला कितने रिवॉल्यूशन चलेगा, है ना? करें स्टार्ट। इसका डायमीटर अगर 12 है और इसने 42 रिवॉल्यूशन चले, तो 12 × 42 डिस्टेंस कवर करी होगी। पाई की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो 2πr लिखना चाहिए था, बट वो दोनों तरफ ही आएगा तो कट जाएगा। तो इस उतना ही डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। अच्छा ये बताओ, ट्रैक्टर के दोनों पहिए हैं, छोटा बड़ा होता है क्या? कुछ बड़ा ट्रैक्टर देखा है कभी? छोटा अगला पहिया कैसा होता है और पिछला? अच्छा, कोई एक आदमी ट्रैक्टर लेके नोएडा गया 60 किलोमीटर, तो बताओ अगले पहिए ने कितनी दूरी चली होगी, पिछले ने कितनी? ज़्यादा चली होगी अगले वाले ने। हाँ,
तो ये डिस्टेंस ही तो इक्वल कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं? हाँ, छोटा पहिया तेज घूमता दिखेगा कि क्यों छोटा होता है ना? तो बात को समझते हैं। तो बताइए कितना रिवॉल्यूशन लेगा? 28 रिवॉल्यूशन लेगा। और छोटा वाला कितने ले रहा था? तो कम लेगा ना, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, डन है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक सर्कुलर रोड है, रन अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड। एक सर्कुलर ग्राउंड है और उसके बाहर एक सर्कुलर रोड चल रही है। ओके, तो मैं अगर बात करूं तो इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है। और किसका डिफरेंस दे रखा है आपको? सरकमफ्रेंस का डिफरेंस दे रखा है 66। ओके, तो बाहर वाली की सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2πr2। इनर वाले की सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2πr1। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 66। ये तो दे रखी है। अब क्या करेंगे आप? टू पाई कॉमन ले लेंगे। क्या आंसर आएगा? 21/2। और 21/2 का मतलब क्या होता है? 10.5 मीटर। 10.5 मीटर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। ओके, करने जरा से। आपने घोड़े को यहाँ बांध दिया। घोड़े की रस्सी की नहीं, इस लाइन का क्या मतलब है कि डिस्क्राइब 88 मीटर। घोड़े ने ऐसे चल लिया और ये कितने मीटर है? 88 मीटर। और कितने डिग्री का एंगल बना लिया? राइट। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ द रोप, मतलब आर बतानी है। तो कुछ फॉर्मूला याद है? क्या होता है फॉर्मूला? यही होता है। हाँ जी, L=r थीटा भी होता है, लेकिन थीटा को बदलना पड़ेगा। पहले इससे बताया था, फिर उससे बताया था। ओके, L की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू 22/7। R की वैल्यू आपको निकालनी है, थीटा है 72। 44 से 2 बार, 2 से 36 बार, 36 से 10 बार। R की वैल्यू 70 आ रही होगी। आ गई? ओके। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर L=r थीटा लगा लीजिए। बिल्कुल लगा सकते हैं। L की वैल्यू, R तो निकालना है, लेकिन थीटा 72 नहीं रख सकते क्योंकि दिस इज़ लेंथ और दिस इज़ डिग्री। तो पहले 72 डिग्री को आप पाई में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं?
समझ में आया? तो ये आएगा आपका 2π/5 आ गया। आप यहाँ पे रखेंगे 2π/5 और पाई की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखेंगे, बस ये वाला गेम है। तो यहाँ की कहानी ये है और यहाँ की कहानी ये है, वॉट एवर यू लाइक। बस उसमें आप थीटा को 72 डायरेक्टली नहीं रख सकते, यू हैव टू चेंज इट। हाँ, तुमने अगर हॉर्स बांध दिया और हॉर्स भूखा है तो हॉर्स तो ऐसे ही चलेगा ना, क्योंकि उसका गर्दन में रस्सी बंधी हुई है। सोच के देखो, सर्कुलर घूम सकता है, बिल्कुल घूम सकता है, लेकिन उसने इतनी जगह खाई है। जब तो लिखा हुआ है कीपिंग द रोप स्ट्रेच्ड एंड डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री। तो सारी कहानी तो आपको दे दी है कि नहीं? तो ये वाली बात है, कर पाएंगे, हो जाएगा। ओके, इसे ये वो है ट्रायंगल, ये देख लो। ए पीस ऑफ वायर व्हेन बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, एक वायर है जिससे आपने एक सर्कल बना दिया, जिसकी रेडियस कितनी हो जाती है 84। तो इसमें वायर कहाँ पर है? वायर ये है, वायर ली और आपने एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है 84। इफ द वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर, अब यही वायर से आपने क्या बना दिया, एक स्क्वायर। तो पहले आपको वायर की लेंथ तो पता लग जाए, क्या होती है वायर की लेंथ है? बिल्कुल, तो क्या होती है पैरामीटर या सरकमफ्रेंस 2πr। यही क्या होगी, तो रख दीजिए 2 गुणा कर दीजिए 24 और 22 की, कितनी आ गई 528। ओके, आपसे पूछा है साइड, अब ये जो लेंथ होगी 528, ये इसका पैरामीटर होगी क्या नहीं, क्योंकि इसी से तो वायर बनाया है। तो 4a की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 528 करने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे तो इसकी साइड कितनी मिलेगी आपको स्क्वायर की। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कॉमन आते हैं कि इससे बना दिया, सर्किल से, स्क्वायर से, हेक्सागन से, ये सब बातें आती रहेंगी, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप पढ़कर आएंगे आज की बातें, फिर हम कल इसी के ऊपर काम करेंगे और कल ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने शुरू कर दूँगा। ट्रायंगल इसमें रह गया है और हेक्सागन रह गया है, वो होने के बाद इसमें कुछ नहीं बच जाता, राइट। तो ये मुद्दा आपका रहेगा।